इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरीके से भारत में इस्लाम का आगमन होता है और इस्लाम के आगमन का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम और हिंदुशाही राजवंश के बारे में देखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गोरी गुलामों के माध्यम से गोर में रह करके शासन करता था और ये जो गुलाम होते थे इन्हें फारसी भाषा में बदगा कहा जाता था और ये राज्य के अधिकारी होते थे जिन्हें गोरी खरीद के लाता था और युद्ध एवं प्रशासन के काम में ये जो गुलाम होते थे प्रशिक्षित होते थे और ये वेतन पर काम करते थे। यानी कि ये जो गुलाम होते थे ये वेतन पर काम करते थे और इन्हीं गुलामों में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि इन गुलामों में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस तरह यह मध्यकालीन इतिहास की दूसरी कक्षा है। साथियों जय हिंद, मेरा नाम है आमिर और आप मुझे सुन पा रहे हैं मास्टर चौक पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसका इतिहास 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1526 ईस्वी तक जाता है। यानी कि कुल 320 वर्षों तक का इस दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, कुल 5 वंशों ने शासन किया। यानी कि दिल्ली सल्तनत के 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों तक के इतिहास में 5 वंशों ने क्रमशः गुलाम वंश जिसने 1206 से 1590 ईस्वी तक शासन किया, खिलजी वंश जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, वहीं तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम शासन लोदी वंश का था जिसने 1451 से 1526 ईस्वी में जाकर के इनका शासन समाप्त होता है। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा देता है तो दिल्ली सल्तनत वहीं तहस-नहस हो जाती है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और वहीं से मुग़ल सल्तनत या मुग़ल काल का आरंभ होता है जिसकी स्थापना बाबर करता है। इस तरह 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक यानी कि कुल 320 वर्षों तक के लगभग शासन को हम दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। आइए अब हम बारी बारी से एक एक करके जितने भी कुल 5 वंशों ने शासन किया है उनके बारे में, उनके शासकों के बारे में और उनके राजत्व के सिद्धांतों के बारे में एक विहंगम दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न दिल्ली सल्तनत के इसी ऑडियो लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएं, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो आए हुए प्रश्न हैं उन सब को हम अलग अलग करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एक मजबूत पकड़ जो है कि इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर बन जाए और परीक्षा में आए हुए जो भी प्रश्न हैं वो न छूटें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली, जिसका अन्य नाम बगदाद, द्वितीय इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का केंद्र है। एक बार फिर से सुनिएगा, दिल्ली का अन्य नाम जो है बगदाद, द्वितीय इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इस्लाम का केंद्र है और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। एक बार फिर से सुनिएगा, दिल्ली की स्थापना या दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। आइए अब हम पहले राजवंश गुलाम वंश जिसका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक था इसके बारे में देख लेते हैं। गुलाम वंश, इसके शासकों की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया सुल्ताना, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन और अंत में गयासुद्दीन बलबन था। तो जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो सुल्तान थे वे तुर्क से, यानी कि तुर्क
जनजाति से बिलोंग करते थे। इन्हें यदि हम बात करें तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहा जाता था। क्यों मामलुक सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो सभी जितने नाम हमने लिए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया सुल्ताना, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, ये सभी अलग अलग वंश से थे और इन सभी स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। यानी कि ये इनके माता पिता अलग थे और ये अलग अलग वंश से संबंधित थे, इसलिए इन्हें मामलुक सुल्तान कहा जाता है। यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक की गुलाम वंश के, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। एक बार फिर से सुनिएगा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से 1210 ईस्वी तक का माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यह तुर्क गुलाम था और तुर्क जनजाति से संबंधित था। इसे बचपन में ही काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में खरीद लिया गया था और फिर उसके बाद काजी अजीज कूफी ने इसको गजनी में गोरी को बेच दिया था। यानी यह गजनी में गोरी के द्वारा खरीद लिया गया था। गोरी ने सबसे पहले इसे हासी का इक्ता प्रदान किया था। गोरी ने सबसे पहले इसे यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी का इक्ता प्रदान किया। 1192 के बाद गोरी के समय में यह लाहौर का गवर्नर था। एक बार फिर से सुनिएगा, 1192 ईस्वी के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का गवर्नर बनाया था। 1206 ईस्वी में गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 महीने बाद उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक ऐबक बनता है और इसे भारत में मुस्लिम शासन तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी कि 1192 ईस्वी के बाद यह गोरी के समय में दिल्ली लाहौर का गवर्नर होता है। 1206 ईस्वी में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 महीने बाद यह उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बनता है और इसे ही भारत में मुस्लिम शासन यानी तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का यह पहला शासक था और दिल्ली का पहला तुर्क शासक था इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। कभी सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं की। एक बार फिर से सुनिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक एवं सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक एवं सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। गोरी के उत्तराधिकारी उसके भतीजे गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद दास्ता से इसे 1208 ईस्वी में मुक्ति मिली। यानी कि मलिक एवं सिपाह सलार की पदवियों के साथ इसने शासन किया और गोरी के उत्तराधिकारी उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में इसे मुक्ति पत्र के माध्यम से दास्तां से मुक्त किया। प्राचीन विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को इसके सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। एक बार फिर से सुनिएगा, प्राचीन विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को इसके सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। यानी कि विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बिहार विजय की, वहीं बंगाल विजय 1205 ईस्वी में की थी। अजमेर की विजय 1196 ईस्वी में और बदायूं की विजय 1197 ईस्वी में। वहीं बुंदेलखंड की विजय 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। एक बार फिर से सुनिएगा, विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार को इसके सहायक सेनानायक
बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसकी विजयों की अगर हम बात करें तो बिहार की विजय और बदायूं की विजय 1197 ईस्वी में इसके द्वारा की गई थी। वहीं बंगाल की विजय 1205 ईस्वी में और बुंदेलखंड की विजय 1202-1203 ईस्वी में और अजमेर की विजय 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। यदि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है कुतुब मीनार। यह सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। यानी सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार की इसने नींव 1210 ईस्वी में डाली थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव 1210 ईस्वी में डाली थी, लेकिन इसका काम इल्तुतमिश ने 1230 या 1231 ईस्वी के आसपास लगभग पूरा करवाया था। यानी कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार की नींव 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसका काम 1230-31 के आसपास इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। उसने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव डाली गई कुतुब मीनार की, उसका काम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी और उसने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवा दिया। ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी। यानी कि ऐबक के निर्माण कार्यों में 2 मस्जिदें थी। पहली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, यानी कि ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दिल्ली में निर्माण करवाया था। वहीं दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान में करवाया था। यदि हम उसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो ऐबक ने हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को संरक्षण दिया था। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐबक के दरबारी विद्वान या ऐबक द्वारा संरक्षित विद्वान हसन निजामी एवं फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। हसन निजामी एवं फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को ऐबक ने संरक्षण दिया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक ताजुल मासिर, जिसका हसन निजामी ने लेखन किया था, एवं तारीख़ मुबारक शाही जो फ़खरुद्दीन ने लिखी थी, इनको ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई। एक बार फिर से सुनिएगा कि 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़ों से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और वहीं लाहौर में इसे दफना दिया गया। इसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह शासन बनता है। यह इल्तुतमिश से पराजित होने से पूर्व तक शासक था, लगभग 8 माह तक इसका शासन था। यह दिल्ली के इतिहास का सबसे अयोग्य शासक माना जाता है। यानी कि आराम शाह को दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे अयोग्य शासक माना जाता है। इसे बाद में इल्तुतमिश ने हरा दिया था। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश यह इल्बरी जाति का था, इसलिए इसके शासनकाल को इल्बरी वंश का शासनकाल भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था, यह इल्बरी जाति का था, इसलिए इसके शासन को इल्बरी वंश का शासनकाल भी कहा जाता था। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इसे गद्दी पर बैठाया। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था। यानी जब ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में, तो यह बदायूं का
सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से इसे 1206 ईस्वी में मुक्ति मिल गई थी। यानी कि जब यह सुल्तान बना तो उससे पहले ही गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्ति इसे 1206 ईस्वी में दे दी गई थी। इस तरह यह भारत का पहला स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह भारत का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, यानी दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का यह एक वास्तविक संस्थापक था। यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जबकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दासता से मुक्त नहीं किया था, बल्कि 1208 ईस्वी में उसके भतीजे ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति दी थी। लेकिन 1206 ईस्वी में गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति दे दी थी। इस तरह यह दिल्ली का पहला वैध सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति खिलाअत प्रमाण पत्र 1229 ईस्वी में बगदाद से खलीफा से प्राप्त की थी। यानी कि इल्तुतमिश दिल्ली का पहला वैध सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति या खिलाअत प्रमाण पत्र बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की उपाधि सुल्तान ए आजम यानी कि महान शासक। फिर से सुनिएगा कि इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान ए आजम महान शासक जिसे कहा जाता है उसकी उपाधि दी थी। इसकी राजधानी दिल्ली थी, यानी कि यह लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था, उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने ही की थी। ये चालीसा के सदस्य प्रशासनिक वर्ग के थे और इसका काल यदि हम बात करें इल्तुतमिश का तो चालीसा का काल कहा जाता था। सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का इल्तुतमिश ने दमन किया। इक्तेदारी प्रथा का आरंभ इल्तुतमिश ने किया। फिर से सुनिएगा, इक्तेदारी प्रथा का आरंभ इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, यानी कि दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए, जिसमें चांदी का टका एवं तांबे का जीतल हुआ करता था। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही किया। यानी कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही किया था और इन सिक्कों का अनुपात 1:48 का हुआ करता था। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां का आगमन होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के काल में चंगेज़ खां का आगमन होता है। चंगेज़ खां ख्वारिज़म के शाह जलालुद्दीन मकबरनी या मकबरनी का पीछा करते हुए उत्तरी पश्चिमी सीमा तक आता है और मकबरनी ने जब इल्तुतमिश से सहायता मांगी तो इल्तुतमिश ने चंगेज़ खां के विरुद्ध मकबरनी को सहायता देने से मना कर दिया। इस तरह इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। यानी कि
ख्वारिज़म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1221 ईस्वी में जब चंगेज़ खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आता है तो मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे चंगेज़ खां के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया और इस तरह से उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। कुतुब मीनार का कार्य इसने 1230 से 1231 ईस्वी में पूरा कराया, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कोहना के निकट इल्तुतमिश ने ही करवाया था। एक बार फिर से सुनिएगा, हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कोहना के निकट इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया था, यानी कि इसके पहले जितने भी सुल्तान हुआ करते थे उन्हें मामलूक सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अलग अलग वंशों से संबंधित हुआ करते थे, वो स्वतंत्र माता पिता की संतान हुआ करते थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे वंशानुगत बना दिया था क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सूफी संत बहाउद्दीन ज़कारिया ने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। सूफी संत बहाउद्दीन ज़कारिया ने मुल्तान एवं सिंध की विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। नासिरुद्दीन कुबाचा जो स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और लाहौर तथा पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया था, यानी कि नासिरुद्दीन कुबाचा जो स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और लाहौर तथा पंजाब पर अधिकार करने का जिसने प्रयास किया उसकी समस्या को इल्तुतमिश ने ही सुलझाया था, यानी कि उसने कुबाचा को हराया था। और उसके इस अभियान में सूफी संत बहाउद्दीन ज़कारिया ने इल्तुतमिश की मदद की थी। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक गयासुद्दीन को पराजित किया था एवं अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जो कि एक सर्वाधिक योग्य था उसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी और इसी के स्मृति में, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के स्मृति में ही मदरसा ए नासिरी का निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, यानी कि मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में करवाया गया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टका जारी किया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टका जारी किया था और उस पर अपने साथ साथ रजिया का नाम अंकित करवाया था। ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर रजिया को दिल्ली का प्रभारी इल्तुतमिश ने बनाया था और जब वहां से वह वापस लौटा तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक बार फिर से सुनिएगा, इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टका जारी किया, उस पर अपने साथ साथ रजिया का नाम अंकित कराया और ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर उसने रजिया को दिल्ली का प्रभारी बनाया हुआ था और जब वह ग्वालियर विजय करके वापस लौटा तो उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब 1236 ईस्वी में, एक बार फिर से सुनिएगा, जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था या घोषित किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ को 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया जो कि एक अयोग्य शासक था। रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ यह अल्पकालिक अवधि के लिए गद्दी पर बैठा। इसके पूरे समय में इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही या इसकी माँ शाह तुर्कान का जलवा रहा। शाह तुर्कान यह विद्वानों एवं शेखों को दान दिया करती थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एक बार फिर से सुनिएगा, रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ जिसको
1536 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया गया। यह एक अयोग्य शासक था एवं यह अल्पावधिक समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसके पूरे समय में इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही या इसकी माँ शाह तुर्कान का जलवा रहा। यह विद्वानों एवं शेखों को दान दिया करती थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी महिला थी जिसने प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मिनहाजुद्दीन उस सिराज या मिनहाजुस सिराज जिसने तबकाते नासरी लिखी है, इसको इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। यानी कि मिनहाजुद्दीन उस सिराज या मिनहाजुस सिराज जो तबकाते नासरी का लेखक है या लेखक था, उसे इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। आइए अब हम रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था, यह दिल्ली की पहली एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जिसका शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन के लगभग था। यह दिल्ली की पहली एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। इसका पूरा नाम जलालत-उद-दीन रजिया था। इसका पूरा नाम जलालत-उद-दीन रजिया था। संस्कृत शिलालेखों में जलालुद्दीन इसका नाम वर्णित है। इसकी उपाधि अगर हम बात करें तो उम्दत उल निस्वा। रजिया सुल्ताना की उपाधि उम्दत उल निस्वा थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसे इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने इसे गद्दी पर न बैठा करके उसके स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक था, उसको अल्पावधिक समय के लिए गद्दी पर बिठाया था। मध्यकालीन भारत में राज करने वाली रजिया पहली एवं अकेली महिला शासक थी। सरदारों एवं उलेमाओं ने इसका विरोध किया। चालीसा एवं रजिया में टकराव होता रहा। राज्य को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने की कोशिश रजिया सुल्तान ने की। इसी के कारण चालीसा एवं रजिया में टकराव हमेशा होता रहा। पर्दा प्रथा त्याग करके चोला, काबा एवं कुलाह, जिसको टोपी कहते हैं, पहन करके राज दरबार में यह खुले आम आती थी। यानी पर्दा प्रथा त्याग करके चोला, काबा एवं कुलाह, जिसे टोपी कहते हैं, पहन करके राज दरबार में रजिया खुले आम आती थी। गैर तुर्कियों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर खिलाफ हो गए और उन्होंने उसे बंदी बना लिया। यानी कि जो गैर तुर्कियों को सामंत बनाने का रजिया ने प्रयास किया, तो तुर्की अमीर इसके खिलाफ हो गए और उसे बंदी बना लिया गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। रजिया लाल वस्त्र, जिसे न्याय की मांग का वस्त्र कहा जाता है, पहन करके शुक्रवार को जनता के बीच जाती थी। यानी कि लाल वस्त्र, जिसे न्याय की मांग का वस्त्र कहा जाता था, उस समय रजिया पहन करके शुक्रवार के दिन यानी जुमा वाले दिन जनता के बीच में जाती। रजिया के सिंहासनरोहण का विरोध वजीर जुनैदी ने किया था। एक बार फिर से सुनिएगा। रजिया के सिंहासन रोहण का विरोध वजीर जुनैदी ने किया। यह विद्रोहियों का नेता भी था। बाद में सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। उसके बाद वजीर का पद ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को दे दिया गया। यह रजिया का वजीर था। रजिया ने इसे निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी थी। एक बार फिर से सुनिएगा। रजिया के सिंहासन रोहण का विरोध वज़ीर जुनैदी ने किया। किसने किया? वज़ीर जुनैदी ने किया। वज़ीर जुनैदी विद्रोहियों का नेता भी था, जो बाद में सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। उसके बाद वज़ीर का पद ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन या मुहाजिबुद्दीन को दिया, जो रजिया का वज़ीर था। रजिया ने इसे निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी थी।
रजिया की मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी था, इसको तुर्की गुलाम सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। यानी कि मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक था, इसको तुर्की गुलाम सरदारों ने गद्दी पर बैठाया था। लाहौर का पतन बहराम शाह के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। लाहौर का पतन बहराम शाह के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। यह पतन मंगोल ताइर बहादुर द्वारा किया गया। नायब ए ममालिक या नायब पद का सृजन इसने किया और इसके माध्यम से उसने तुर्की अधिकारियों को शासन के सारे अधिकार देने की शर्त पर सुल्तान बना। यानी कि नायब ममालिक या नायब पद का सृजन तुर्की अधिकारियों द्वारा इन्हें शासन के सारे अधिकार देने की शर्त पर मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या मुहाजिबुद्दीन, जो कि रजिया का वजीर था, उसने कर दी थी और इसकी हत्या के बाद बहराम शाह द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक गुलाम वंश का एक शासक रहा, वह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का यह पुत्र था। इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक था, यह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। यानी कि इसने अपने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित कराया। सत्ता नायब को देने की बात पर यह शासक बना। इसके समय नायब कुतुबुद्दीन हसन था एवं वज़ीर मुहाजिबुद्दीन था। यह ताजिक था, यानी मुहाजिबुद्दीन ताजिक था। वास्तविक सत्ता मुहाजिबुद्दीन के पास ही थी। यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय सारी शक्तियाँ चालीसा के पास थी। यह नाम मात्र का सुल्तान था। यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह एक नाम मात्र का सुल्तान था। इसके समय सारी शक्तियाँ चालीसा के पास थीं। बाद में मुहाजिबुद्दीन को हटा करके नया वजीर अबू बकर को तुर्की सरदारों ने बनाया। इसको उन्होंने अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। कि मुहाजिबुद्दीन को हटा करके नया वजीर अबू बकर बनाया गया और तुर्की सरदारों ने इसको अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। इसी के समय मलिक इज़ुद्दीन किस्लो खां उर्फ बलबन बुज़ुर्ग या ज्येष्ठ बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया एवं इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया। यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में ही 1242 से 1246 ईस्वी के मध्य ही मलिक इज़ुद्दीन किस्लो खां उर्फ बलबन बुज़ुर्ग, जिसे ज्येष्ठ बलबन भी कहा जाता है, उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया एवं इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन नागौर की एकता पाकर उसने सिंहासन छोड़ दिया। यानी कि बलबन बुज़ुर्ग या ज्येष्ठ बलबन ने जब नागौर का एकता पा गया तो वह इल्तुतमिश के महलों पर से अपना अधिकार एवं सिंहासन छोड़ दिया। बलबन की शक्ति का यह निर्माण काल था। यानी कि वह मलिक से खान फिर वह सुल्तान बनता है। यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ही बलबन की शक्ति का निर्माण शुरू हुआ और वह मलिक से खान एवं खान से सुल्तान बना। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मलिक से खान एवं खान से सुल्तान बना। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद एवं उसकी माँ संग मिलकर मसूद शाह
यानी अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से हटाया और मसूद शाह को बलबन के षड्यंत्र के कारण ही जेल में डाल दिया जाता है और वही जेल में ही अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहा। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि दरवेश थी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि दरवेश थी। यह शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। मिनहाज ने तबकाते नासरी में इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान या सुल्तानुस सलातीन कहा है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। इशामी कहता है कि यह कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर उससे प्राप्त आय से अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार फिर से सुनिएगा, इसामी नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहता है कि यह कुरान की प्रतियां या प्रतिलिपियां बेचकर प्राप्त आय से अपनी जीवन निर्वाह करता था। यह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ हिलाता था, न ही पानी पीता और न ही सोता था। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के विषय में इशामी कहता है कि वह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ हिलाता, न ही पानी पीता और न ही सोता था। राजा महल में रहता और बलबन साम्राज्य में शासन करता था। यानी कि इसके विषय में कहा जाता है कि यह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ हिलाता, न ही पानी पीता और न ही सोता। राजा महल में रहता और बलबन साम्राज्य में शासन करता। इसने बलबन को नायब का पद नायब ए मुबालिकात दिया। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब का पद या नायब ए मुमालिकात दिया। उलूग खां की महान उपाधि इसे नासिरुद्दीन महमूद ने ही दिया। यानी कि उलूग खां की महान उपाधि बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने ही दिया। 1265 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। एक बार फिर से सुनिएगा, 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। बलबन यह इल्बरी तुर्क था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। इसका उपनाम बलबने खुर्द था, यानी कनिष्ठ बलबन। इसकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो गियासुद्दीन, उलूग खां जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान खां, नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही, ये इसकी उपाधियां थी। यानी कि जब यह सुल्तान बना तब इसने गियासुद्दीन की उपाधि ली और यह गियासुद्दीन बलबन कहलाया। उलूग खां जिसे महान खां कहा जाता है, नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही इसकी अन्य उपाधियां थी। बलबन ने बलबनी वंश या द्वितीय इल्बरी वंश, फिर से सुनिएगा, बलबनी वंश या द्वितीय इल्बरी वंश की स्थापना की, या बलबनी वंश या द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक बलबन था, जिसका अंतिम शासक कैकुबाद था। बलबन स्वयं को नासिर आमिर उल मोमिन यानी खलीफा का दाहिना हाथ कहता था। एक बार फिर से सुनिएगा, बलबन स्वयं को नासिर आमिर उल मोमिन
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ, वह कहता था बलबन योग्य एवं अनुभवी शासक था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, इसलिए वह सर्वसाधारण से दूर रहता था, यानी कि वह जनता में नहीं जाता था। दक्ष गुप्तचर व्यवस्था इसकी एक महान उपलब्धि थी, या दक्ष गुप्तचर व्यवस्था इसके शासनकाल की एक महान उपलब्धि थी। ये गुप्तचर राज्य की खबर राजा को देते थे और गुप्तचर को बरीदे मुबालिक कहा जाता था। यानी कि बलबन ने अपने शासनकाल में दक्ष गुप्तचरों की व्यवस्था करी थी और इन गुप्तचरों को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था और ये बरीद ए मुमालिक राजा को राज्य की खबर देते थे, यानी कि सुल्तान को अमीरों की निगरानी के लिए सहायता करते थे। वो राज्य की अमीरों की सूचना सुल्तान तक देते थे ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। कठोर न्याय प्रणाली या निष्पक्ष न्याय प्रणाली को बलबन सुल्तान का प्रमुख काम समझता था, यानी न्याय सुल्तान का प्रमुख कार्य है, ऐसा बलबन समझता था। वह राजकीय भव्यता का पक्षधर था। बलबन राजकीय भव्यता का पक्षधर था। वह निरंकुश था। बलबन निरंकुश था। पुराने दुर्गों की मरम्मत एवं नए दुर्गों का निर्माण का कार्य बलबन ने कराया। पुराने दुर्गों की मरम्मत एवं नए दुर्गों का निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया। इसके समय में मेवातियों का विद्रोह हुआ। अगला है सिजदा एवं पाबोश प्रथा का आरंभ। सिजदा यानी कि दंडवत, पाबोश यानी कि चूमने की प्रथा का आरंभ बलबन ने किया। प्रशासन में रक्त एवं लहू की नीति अपनाई। उसने प्रशासन में रक्त एवं लहू की नीति सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अपनाई। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ का त्यौहार बलबन ने आरंभ किया। एक बार फिर से सुनिएगा, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ का त्यौहार बलबन ने आरंभ किया। यदि हम बलबन के राजत्व सिद्धांतों की बात करें तो इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला है, यह सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया मानता था, यानी कि बलबन सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मानता है और सुल्तान का निरंकुश होना इसके डिक्शनरी में बड़ा आवश्यक है। यानी कि बलबन के राजत्व सिद्धांत में दो मुख्य विशेषताएं यह हैं कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा दिया गया है और सुल्तान को निरंकुश होना जरूरी है। बलबन ने शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा। इसने नाइब जैसे पद को समाप्त कर दिया। एक बार फिर से सुनिएगा, बलबन ने स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा और नाइब जैसे पद को समाप्त कर दिया। मंगोलों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए उसने दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी। यानी कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और महत्वपूर्ण यह है कि उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, यानी चालीसा को समाप्त करने का कार्य बलबन ने किया। इसने दीवान ए विजारत यानी वित्त विभाग को दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से अलग कर दिया। बलबन ने दीवान ए विजारत जिसे वित्त विभाग कहा जाता था उसको दीवान ए अर्ज जिसे सैन्य विभाग कहा जाता था उससे अलग कर दिया। अब हम अगले ऑडियो लेक्चर के कक्षा में
अगले वंश यानी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की बात करेंगे, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन में रहा, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था। और यह तुर्की एवं खिलजी अमीरों में संघर्ष के दौरान सफल होकर के, यानी कि तुर्की अमीरों को हरा करके खिलजी वंश की स्थापना करता है और कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खड़ी के या किलो खड़ी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी राजधानी किलो खड़ी बनवाई। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।